दोस्तों नमस्कार। जब व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदलनी शुरू हो जाए तो क्या सत्ता, क्या व्यवस्था, क्या निजाम, क्या संगठन, सबके लिए व्यक्ति बोझ बनना शुरू हो जाता है। और मौजूदा दौर में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी के साथ कमोबेश यही होता हुआ नजर आ रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि जिस ताकत के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल बाद 2014 में अपने लिए बहुमत का आंकड़ा छुआ, अकेले दम एक पार्टी को बहुमत मिला, उसमें नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान था। और मोदी का बहुत बड़ा योगदान होने के साथ साथ जो उससे भी बड़ा योगदान था वो मोदी फैक्टर का था। लेकिन उस मोदी फैक्टर के ऊपर ही जब सवाल उठ गए, वो मोदी फैक्टर ही जब चुनाव जिताऊ मशीनरी का हिस्सा अब नहीं होता जा रहा है, तो उस परिस्थिति में उस मोदी फैक्टर को लेकर के जिस प्रकार के व्यूह रचना विपक्ष ने की, जिस प्रकार के व्यूह रचना इंडिया गठबंधन ने की, जिस प्रकार के व्यूह रचना को हरी झंडी दिखाकर पूरे विपक्ष को ट्रेनिंग देने का काम नीतीश कुमार ने किया, उस विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी ने अब भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच वाली, भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच की सियासी संघर्ष वाले राज्यों में जब सीधे सीधे उसी ब्रह्मास्त्र को लेकर निकलने का फैसला किया, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ साथ किस तरह से 2024 की चुनावी वैतरणी पार करेगी, इसको लेकर भाजपा में मंथन का दौर शुरू हो गया है। लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की आचार संहिता चल रही है। 5 राज्यों में 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर लगी है और आचार संहिता के दौर में 3 दिसंबर के पहले कोई बड़ा फैसला नहीं हो सकता। और 3 दिसंबर के बाद जो बड़ा फैसला लेने की कवायद होगी, उस कवायद में जो सबसे पहला नाम सामने आता है वो यही है कि जिस ओबीसी विमर्श के सहारे विपक्ष ने कुलांचे मारना शुरू कर दिया है, जिस ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास के मुद्दे को लेकर महिला आरक्षण के ढोल को पूरी तरह से निस्तेज कर देने का काम विपक्ष ने किया, जिस तरीके से जाति जनगणना का मुद्दा हावी हो गया, जिस तरीके से आज अमित शाह को अति पिछड़ा मुख्यमंत्री की चुनौती देने की नौबत आ गई और बिहार में जाकर के अति पिछड़ा सीएम की बात कर अपनी राजनीतिक हताशा को के सार्वजनिक प्रदर्शन की नौबत आ गई, उस प्रदर्शन के बीच से जो एक सियासी प्रतिध्वनि निकल रही है शिवराज सिंह चौहान के, यदि रुखसती सत्ता से उनकी होती है तो उसके बाद जो एकमात्र सियासी संकेत दिखने शुरू हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पास जब एक भी ओबीसी मुख्यमंत्री 3 दिसंबर के पास संभवतः नहीं होगा, तो उस परिस्थिति में भी जो एक सबसे बड़ा इंडिकेशन जो बीजेपी के अंदर खाने से मिल रहा है वो यही है कि ओबीसी की एकता को कैसे तोड़ा जाए। एकता तोड़ने की उस पूरी कवायद को वैज्ञानिकता की चाशनी में लपेट कर कैसे पेश किया जाए। और जिस ओबीसी विमर्श को मुद्दा बनाने के लिए राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का सीधा समर्थन किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की कि पूरे मुद्दे को विमर्श का केंद्र बना दिया। अलग अलग चुनावी राज्यों के गैर भाजपा, गैर एनडीए मुख्यमंत्रियों ने और पार्टियों ने जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ जिस दूसरे मुद्दे को प्रमुखता से रखा, वो मुद्दा ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा मुद्दा यानी जाति जनगणना की मांग का मुद्दा था। और सबने एक स्वर में, क्या मध्य प्रदेश, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़, सभी जगह कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल जनता दल परिवार की यानी मंडलवादी पार्टियों के नक्शे कदम पर चलते हुए जातीय जनगणना को अपना पहला एजेंडा बनाया। उससे साफ जाहिर हो गया कि अगले लोकसभा चुनाव का एजेंडा क्या होगा, अगले लोकसभा चुनाव में नेतृत्व का फैसला कैसा होगा, अगले लोकसभा चुनाव के बुनियादी मुद्दों का स्वरूप क्या होगा, अगले लोकसभा चुनाव के बुनियादी मुद्दों को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से होंगे। इन सबको एक साथ क्लब करके देखा जाए तो सबसे बड़ा जो विमर्श सामने आ रहा है वो यही है कि एक बार फिर कमंडल के खिलाफ मंडल की धार तेज की जा चुकी है। और मंडल की उस धार की शुरुआत जो नीतीश कुमार ने बिहार से की, अब कांग्रेस पार्टी उसे अपने हाथ में ले चुकी है। इंडिया गठबंधन की बैठक हो या ना हो, मुद्दों को लेकर जो सहमति बनी, उन मुद्दों पर आगे बढ़ते हुए लोग दिख रहे हैं। और इन सब के बीच
कांग्रेस पार्टी को ओबीसी की अहमियत उस दौर में समझ में आ गई जब ओबीसी को कांग्रेस पार्टी के द्वारा इग्नोर किए जाने की इंतहा के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी नेता को, बाद में जिस नेता की जाति को ओबीसी में सम्मिलित किया गया, उन ओबीसी नेता नरेंद्र मोदी को सामने ला करके पूरा का पूरा चुनावी मैदान ही, चुनावी पिच को ही जिस प्रकार से बदल दिया, उस बदली हुई पिच पर खेलने के लिए देर आए दुरुस्त आयद वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से इस खेल में दांव लगा दिया है। लेकिन दांव जिस ढंग से लगाया गया है, मत भूलिए कि यह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी दो रणनीतियों पर मुख्य रूप से चुनाव लड़ती है। अगर बीजेपी को सिर्फ दो रणनीतियों में डिकोड करना हो तो साफ साफ दिखता है कि दो रणनीतियों पर चुनाव लड़ती है। पहला, अपने वोट बैंक का विस्तार कैसे किया जाए, और दूसरा, विस्तार की गुंजाइश यदि नहीं दिख रही हो तो अपने वोट बैंक के गिरते हुए स्तर को किस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाए कि कम से कम गिरावट हो। विस्तार की रणनीति 2014 की थी। विस्तार की रणनीति जो 2014 की थी वो रणनीति 2019 में उसको बरकरार रखने की थी। अब जो चुनौती है वो चुनौती विस्तार की नहीं और बरकरार रखने की नहीं, बल्कि अब जो चुनौती है वो चुनौती गिरावट को थामने की है कि किस प्रकार से गिरावट को थामने की कवायद की जाए। और उसी कवायद में भारतीय जनता पार्टी जिस ब्रह्मास्त्र को लेकर आगे बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, वो संभावना है रोहिणी कमीशन। इस वीडियो में आगे बढ़ने के पहले नरेंद्र मोदी के मिजाज के ऊपर यदि थोड़ी सी भी समझ जो मैंने विकसित की, उसके बारे में यही पाया कि नरेंद्र मोदी जब दूसरी सरकारों के किए हुए कामों का क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हटते, तो भला खुद के द्वारा किए गए काम का क्रेडिट लेने से वो कैसे पीछे हट सकते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि रोहिणी कमीशन का गठन नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, 2017 में किया गया, और 13 एक्सटेंशन मिलने के बाद अंततः इसी वर्ष अगस्त में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी गई। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट किस मकसद से बनाई गई, तो उसका सीधा मकसद था कि ओबीसी वर्ग में बिहार के कर्पूरी फॉर्मूले का, यानी ओबीसी वर्ग के सब कैटेगराइजेशन का, उपवर्गीकरण का राष्ट्रीय स्तर की नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में विस्तार किया जाए। और वो उपवर्गीकरण किस तरह से हो, और उस उपवर्गीकरण का आधार क्या हो, ये आधार सिर्फ संख्या के आधार पर हो या उसमें वैज्ञानिकता का समावेश हो, इन सब को मद्देनजर रखते हुए रोहिणी कमीशन का गठन किया गया। और रोहिणी कमीशन ने जिस प्रकार से अपनी बातें कही, जिस प्रकार से रोहिणी कमीशन का इतना लंबा, तकरीबन 6 सालों तक चलने वाला पूरा का पूरा कार्यकाल रहा, रिपोर्ट अब भी गोपनीय है, रिपोर्ट सरकार के पास है। लेकिन दो तथ्य सामने आए और उसमें एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी सामने आया। पहला तथ्य, रोहिणी कमीशन ने 2633 जातियों का जिक्र किया। अब जरा मंडल कमीशन को याद कीजिए, मंडल कमीशन ने 3700 के लगभग जातियों का जिक्र किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि ये 1000 से ज़्यादा जातियां क्या विलुप्त हो गई? वैज्ञानिकता को पहली चुनौती यही मिलती है। जिस वैज्ञानिक अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट तैयार करने की बात हुई, उसको पहली चुनौती यही मिलती है कि क्या जातियों के आधार पर विभक्त और बने हुए इस समाज में 1000 से 1100 के बीच की जातियां कहां चली गई। दूसरी बात, रोहिणी कमीशन ने दो बातें कही। रोहिणी कमीशन ने यह कहा कि तकरीबन 125 से 150 के बीच ऐसी जातियां हैं जिन्हें इस आरक्षण का सर्वाधिक लाभ मिला है। 1000 के करीब वो जातियां हैं जिन्हें ना के बराबर लाभ मिला है, और 1500 यानी 1500 के करीब वो जातियां हैं जिन्हें एक या दो बार इस मंडल कमीशन के ओबीसी आरक्षण का लाभ मिला है। और उसी आधार पर एक बात जो रोहिणी कमीशन के अंदर से सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आई, वो ये आई कि कमीशन का एक विचार ये है, मैं फिर कह रहा हूं कि रिपोर्ट गोपनीय है, लेकिन कमीशन का एक विचार ये है कि आरक्षण को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए, 10, 10 और 7, यानी 27% का जो ओबीसी आरक्षण विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में दिया था, या अर्जुन सिंह ने मानव संसाधन मंत्री रहते हुए शैक्षणिक संस्थानों में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में दिया था,
उसे 3 पार्टों में डिवाइड किया जाए। 10% उन लोगों को, उन जातियों को जिन्हें ना के बराबर लाभ मिला और जिनकी संख्या, जातियों की संख्या तकरीबन 1000 के करीब है। नंबर 2, 10% उन जातियों को जिन्हें 1 या 2 बार ओबीसी आरक्षण का लाभ मिला और इन जातियों की संख्या जैसा बताया जा रहा है कि तकरीबन 1500 के करीब है। और 125 से 150 के बीच, नंबर 3, 125 से 150 के बीच उन जातियों को 7% आरक्षण जिन्हें सर्वाधिक लाभ मिला। 125 से 150 के बीच में वैसी जातियां हैं। तो ये 3 कैटेगरी, 10% ना के बराबर लाभ मिलने वालों को, 10% 1 या 2 बार लाभ मिलने वालों को और 7% जिन्हें सर्वाधिक लाभ मिला। एक फॉर्मूला ये बताया जा रहा है। दूसरा फॉर्मूला ये बताया जा रहा है कि रोहिणी कमीशन ने 4 भागों में आरक्षण को डिवाइड करने की बात कही है। 27% आरक्षण को 4 पार्ट में डिवाइड करने की बात कही। और ये 4 पार्ट क्या है? 27% का जो ओबीसी आरक्षण जो सेंट्रल लिस्ट में है उससे 10, 9, 6 और 2 यानी 10, 9, 19, 6, 25, 10 + 9 + 6 + 2, ये 4 भाग, कुछ जातियों को 10% में रखा जाए, कुछ जातियों को 9% में रखा जाए, कुछ जातियों को 6% में रखा जाए और कुछ जातियों को 2% में रखा जाए। यानी 4 भागों में इसका सब कैटेगराइजेशन किया जाए। अब ये 4 भागों में सब कैटेगराइजेशन होगा तो उसका क्राइटेरिया रोहिणी कमीशन ने क्या तय किया, ये अभी भी सार्वजनिक नहीं है। 2 पैरामीटर्स जो पहले मैंने बताए, 3 भाग में 10, 10 और 7 और दूसरा 10, 9, 6 और 2, इस तरह से ओबीसी आरक्षण का बंटाधार करने की कवायद स्वाभाविक है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ओबीसी वर्ग में जो पहले से तुलनात्मक रूप से आर्थिक रूप से संपन्न और मजबूत जातियां थीं उन्हें आरक्षण का लाभ ज़्यादा मिला। कई लोग उसमें यादव, कुर्मी, मौर्य, दक्षिण के बोका, लिंगा समाज, इन सब का जिक्र कर सकते हैं। पिछड़े वर्ग से आने वाले लिंगायतों का जिक्र कर सकते हैं। लेकिन इसके जो सबसे बड़े खतरे हो सकते हैं इस आरक्षण के, कि जिस वैज्ञानिकता का आधार रोहिणी कमीशन ने बनाया है, क्या वाकई वो वैज्ञानिक है? दूसरी बात, इस प्रकार के आरक्षण के मिलने के बाद इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि यदि इस प्रकार का सब कैटेगराइजेशन होता है, आरक्षण को 4 या 3 भागों में विभाजित किया जाता है, तो पिछड़े वर्ग के वे तबके जिनको अब तक कोई लाभ या ना के बराबर लाभ मिलने की बात रोहिणी कमीशन ने कही है, स्वाभाविक है कि वो आंकड़े जुटाए गए हैं, उन आंकड़ों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। क्योंकि बहुत मेहनत के बाद 5-6 साल में केंद्र सरकार की नौकरियों में आए हुए लोग और जो लोग नौकरियां कर रहे हैं मंडल आरक्षण के बाद, उनकी संख्या को देखकर ही जुटाए गए होंगे। लेकिन उस आंकड़ों के बाद भारतीय जनता पार्टी उन वंचित तबकों के वोट को अपने साथ रखना सुनिश्चित तो कर लेगी, संभावना यही दिखाई देती है। एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र भी है बीजेपी के पास, वो अपने साथ कर भी लेंगे। लेकिन तब भी बहुत सारे समुदाय ऐसे होंगे जिन समुदायों के वोट आज की तारीख में चुनावी हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को मिल रहे हैं, और उस वोट को जो 27% के सिंगल ब्रैकेट में अपने लाभों को मैक्सिमाइज करने, अपने लाभों को अधिकतम करने की कवायद में लगा हुआ है और सफलतापूर्वक करता रहा है, यदि उसके कोटे में कटौती होगी, हो सकता है आज वो बीजेपी का वोटर हो, कल वो किसी और का हो जाए। एक खतरा इसका है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो यही है कि जब से जाति जनगणना की मांग शुरू हुई, जब से बिहार के आंकड़े सार्वजनिक हुए, कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की मांग को उदयपुर के चिंतन शिविर में स्वीकार किया। अशोक गहलोत से लेकर कमलनाथ और भूपेश बघेल ने, यानी चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्रियों या और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने कांग्रेस पार्टी के एजेंडे में सर्वोपरि रखते हुए जाति जनगणना को लेकर जिस बुलंदी के साथ चुनावी पिच को ही अपने पक्ष में करने की एक लगभग सफल कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है, उस कोशिशों के बाद क्या कोई ओबीसी समाज जातीय आग्रहों से ऊपर उठकर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के साथ है भी, और है तो कितने कम प्रतिशत में है? तो स्वाभाविक है कि इसके गुणा भाग को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ये फैसला लेने की तरफ आगे बढ़ सकती है, खासकर 3 दिसंबर के बाद, कि आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति में
कुछ ऐसा किया जाए कि कुएं और खाई के बीच में टिके रहने की नौबत आए और लोकसभा में 200 का आंकड़ा, 220 या 230 का आंकड़ा पहुंचने की स्थिति में कैसे पहुंचा जाए, गिरावट को थामने की कोशिश में किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए जिसमें आरक्षण की प्रक्रिया को तोड़कर ओबीसी की एकता को भी तोड़ दिया जाए, कांग्रेस की चुनावी पिच को भी ध्वस्त कर दिया जाए, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चमकते हुए चेहरे जिनके ऊपर कभी भी ईडी सीबीआई की बीजेपी सोच भी नहीं सकती क्योंकि वहां सबूत नहीं मिल सकता, यानी नीतीश कुमार के उस पूरे पोल प्लान को कैसे ध्वस्त किया जाए। और इन सब को करने की कवायद में नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामाजिक न्याय के नए मसीहा के तौर पर, वंचित तबकों को न्याय दिलाने वाले तबके के तौर पर, नेता के तौर पर कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, इन सब को देखते हुए 3 दिसंबर के बाद फायदा उठाने की नीयत से कम, नुकसान को कम करने की मानसिकता से ज्यादा रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सरकार लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। सबको याद होगा कि बीजेपी आरक्षण का खेल कैसे खेलती है। याद कीजिए 2019 का साल, पुलवामा की घटना तो फरवरी मार्च के दौर में पुलवामा और बालाकोट हुआ, लेकिन जनवरी महीने से लोकसभा चुनाव के माहौल को बदलने की जो शुरुआत हुई, वो माहौल को बदलने की शुरुआत 10% सवर्ण आरक्षण यानी अनारक्षित तबके के, जनरल कैटेगरी के, सामान्य वर्ग के, गरीब लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था और उसके लिए इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का टर्म इंसर्ट करने के लिए, उसे आरक्षण की प्रक्रिया के लिए एक आधारभूत स्तंभ बनाने के लिए जो संविधान संशोधन किया गया उसके साथ हुआ। सब कैटेगराइजेशन के लिए, उपवर्गीकरण के लिए किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, एक ऑर्डिनरी बिल से भी संसद में वो काम हो सकता है। और इस वजह से इस बात की पक्के तौर पर संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव के पहले बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 2019 में अनारक्षित वर्ग को, जनरल कैटेगरी को 10% उसके गरीब लोगों को आरक्षण दिया गया, उसी तरह से एक बार फिर आरक्षण का कार्ड सामने रखकर 2024 के लोकसभा चुनाव की सत्ता को परिभाषित करने और अपने पक्ष में नतीजों को करने की कोशिश की जाए। आरक्षण की सियासत में कई खतरे होते हैं। आरक्षण की सियासत के बारे में सोशल मीडिया में 2 तरह की चीजें चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि जिसने भी आरक्षण का कार्ड खेला उसकी सत्ता में वापसी नहीं हुई, लेकिन यह तथ्य आधा अधूरा है। आधा अधूरा इस मामले में है कि आरक्षण की प्रक्रिया में आरक्षण का कार्ड खेलने वाला राजनेता यदि सत्ता में रह करके चुनाव कराता है, उसके सत्ता में रहते हुए चुनाव होते हैं, तो वो निश्चित तौर पर फायदा उठाने की स्थिति में होता है। यूपीए 1 जिसमें अर्जुन सिंह ने एक खेल किया, अर्जुन सिंह ने हायर एजुकेशन में पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण देने का फैसला किया। इसका फायदा कांग्रेस को 2009 में मिला। मनमोहन सिंह की सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी हुई। ठीक इसी तरह से तमिलनाडु का उदाहरण दिया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर अपनी सुविधा के हिसाब से सेलेक्टिव एग्जाम्पल को सामने लेकर सोशल मीडिया में अलग अलग बातें करते हैं। वीपी सिंह का नाम लेंगे कि उन्होंने आरक्षण का कार्ड खेला, वो सत्ता में नहीं आ पाए। आरक्षण का कार्ड खेला जरूर वीपी सिंह ने, लेकिन उनके सत्ता में रहते हुए लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ, लिहाजा बेनिफिट कहीं और चला गया। कर्पूरी ठाकुर का उदाहरण दिया जाता है कि कर्पूरी ठाकुर ने भी आरक्षण के मुद्दे पर हाथ जलाने की कोशिश की और वो फिर कभी सत्ता में नहीं आ पाए। ये बात भी सही है कि उसके बाद नहीं आ पाए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण की प्रक्रिया को लागू किए जाने के बाद बिहार का जो अगला चुनाव हुआ, उसके पहले कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा चुका था। उनके पद पर रहते हुए चुनाव नहीं हुए, अन्यथा नतीजा कुछ और हो सकता था। आप नीतीश कुमार का उदाहरण देख सकते हैं। पंचायतों में अति पिछड़ों को आरक्षण देने का फैसला 2005-6 में नीतीश कुमार ने किया। लगातार वो सत्ता में बने हुए हैं। लगातार अति पिछड़े तबके की एक बहुत बड़ी जमात नरेंद्र मोदी के ये कहने के बावजूद कि मैं अति पिछड़ा हूं, अब भी नीतीश कुमार के साथ जमी हुई है। क्योंकि वो सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता से वो बाहर नहीं गए और उनके सत्ता में बैठे रहते चुनाव हो रहा है, लिहाजा उन्हें उसका फायदा मिल रहा है। नरेंद्र मोदी की ये कवायद उन्हें कितना फायदा दिला पाएगी, ये संदिग्ध जरूर है।
लेकिन इस बात में कोई आशंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तेजी से गिर रहा है, राज्य दर राज्य गिर रहा है, उस गिरते हुए ग्राफ को हो सकता है कि कुछ हद तक रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट पर इनका इम्प्लीमेंटेशन, उसे लागू करने की कवायद कुछ हद तक थाम ले। हो सकता है, क्या होगा समय बताएगा, उस समय का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन उस समय के पहले हमें 3 दिसंबर का भी इंतजार करना चाहिए कि क्या 3 दिसंबर के बाद 4 दिसंबर की 2023 की जो सुबह होगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के खाते से कोई ओबीसी मुख्यमंत्री भारत के किसी भी राज्य में सत्तासीन होगा या नहीं होगा। उस बात का भी इंतजार करना चाहिए कि उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना ओबीसी कार्ड कैसे खेलेगी, मंडलवादी पार्टियों के सामने कैसे खेलेगी। जिस प्रकार से कमंडल की पॉलिटिक्स का एक्सपर्टीज बीजेपी के पास है, उसी तरह से मंडल और आरक्षण की पॉलिटिक्स का एक्सपर्टीज जनता परिवार की अलग अलग पार्टियों के पास है। और अब कांग्रेस भी उसमें अपना हाथ तेज करने की, अपनी धार तेज करने की कोशिश कर रही है। और इसी तेज करने की कवायद, अपनी धार को तेज करने की कवायद, अपने जनाधार के विस्तार की इंडिया गठबंधन की मजबूत कवायद, इन सब के बीच राहुल गांधी ने जो रास्ता उदयपुर चिंतन शिविर के बाद से ओबीसी मुद्दे को सामने लाकर, जातीय जनगणना के मुद्दे को सामने लाकर उसका समर्थन कर, जिस प्रकार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी का रास्ता बंद करने की कवायद की, रास्ते लगभग बंद कर दिए कई राज्यों में, ऐसा कहा जा रहा है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी के लिए कसमसाहट के बीच रास्ता निकालने और खुद उस रास्ते से बाहर निकलने की, लोकसभा चुनाव के पहले जो एकमात्र रास्ता, जो एक स्लिम होप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत पतली सी जो आशा दिखाई दे रही है, महीन सी आशा जो दिखाई दे रही है, वो रोहिणी कमीशन के माध्यम से ही दिखाई दे रही है। लेकिन क्या यह फलीभूत हो पाएगा और क्या नरेंद्र मोदी ऐसा करने का रिस्क लेंगे? इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का, और 3 दिसंबर के बाद हफ्तावार होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठकों का। तो आप भी इंतजार कीजिए, हम भी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।